रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 16 लाल मंडी। लीलाबाई का कोठा अति और रिया दोनों एक कमरे में थे और रिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहती थी। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा था और अति भी यही सोच रही थी कि आखिर वो लोग यहाँ से निकले तो निकल कैसे, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ से भाग जाना इतना आसान नहीं होगा। उन्हें सोच समझकर हर एक चीज करनी होगी। तभी उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, तो अगले ही पल जैसे उसकी हार्ट बीट स्किप होने लगी। वल्लभ अति और रिया को देखने आया था कि उन दोनों को होश आया या नहीं। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी नजर बेड पर गई जहां पर अति और रिया दोनों बेहोश पड़ी थी। एक नजर उन्हें देखकर वो वापस वहां से चला गया और उसके जाने के बाद अति ने अपनी आंखें खोली। वो बिस्तर पर उठकर बैठी और उसने रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा तो अब रिया ने भी अपनी आंखें खोल दी। वो दोनों होश में थी और यहाँ से भाग जाना चाहती थी, जिसके लिए सबको चकमा देना जरूरी था, इसीलिए वो दोनों बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। अति रिया की तरफ देखते हुए बोली, देखो मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन ये वक्त डरने का नहीं है रिया। हमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है और अब हम और गलती नहीं कर सकते, इसलिए हमें दिमाग से काम लेना होगा। तुम प्लीज खुद पर कंट्रोल करना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। रिया तुरंत बोली, और तुम खुद? अति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, मुझे मेरा नहीं पता लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी। रिया जल्दी से बोली, पर मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अति गुस्से से बोली, खबरदार अगर इस तरह की बातें की तो मेरे लिए इस वक्त मुझसे ज्यादा जरूरी तुम हो रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरा जो होगा वो मैं देख लूंगी, होगा तो वही ना जो मेरी किस्मत में है, और अगर मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूं तो शायद मेरी किस्मत को यही मंजूर है। रिया उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। तभी एक बार फिर से बाहर कदमों की आहट सुनाई दी तो वो दोनों वापस बेड पर लेट गई। इस बार सरोज आई थी, वो भी उन पर नजर रखने के लिए। सरोज आकर सामने कुर्सी पर बैठ गई और अति अब परेशान होने लगी क्योंकि उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना था, लेकिन सरोज तो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर सरोज यूं ही वहां पर बैठी रही। अति को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करें क्या। अचानक ही उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि सामने सरोज बैठी तो थी लेकिन उसकी आंखें बंद थी। शायद वो बैठी बैठी सो चुकी थी। वैसे भी रात भी उन्हें सोने का मौका कहाँ ही मिलता था, इसीलिए दिन में शायद उसे नींद आ गई थी। अति ने रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा तो रिया ने अपनी आंखें खोली और आईब्रो उछालकर इशारे में उससे पूछने लगी, क्या हुआ? तो अति ने सामने उसे सरोज की तरफ देखने का इशारा किया। रिया भी अब तुरंत अपनी जगह से उठी और अति ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर दोनों धीरे धीरे बिस्तर से उठी। दबे पांव वो दोनों उस कमरे से बाहर निकली और अति इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगी। वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, उसे किसी न किसी तरह बस रिया को वहां से बाहर भगाना था। सामने ही उन्हें सीढ़ियां नजर आए, मतलब वो रास्ता कोठी के अंदर की तरफ ही था। एक तरफ उन्हें जीना नजर आया। वो अब तुरंत उस तरफ भाग गई, लेकिन बिना कोई शोर किए। सामने ही उन्हें एक गली नजर आ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस गली में जाने से पहले उन्हें उस दरवाजे से निकलना था जो नीचे की तरफ था, और उसके लिए उन्हें खिड़की से कूदना जरूरी था। वो रास्ता बहुत ही अजीब बना हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे बिना मैप के ही वो जगह बना दी हो। वैसे भी वो कोठा बहुत पुरानी इमारत था और पुरानी इमारतें कैसे बनती थी ये तो हर कोई जानता था, ना कोई नक्शा और ना कोई नाप। अति ने रिया की तरफ देखा और उसे छलांग लगाने का इशारा किया। रिया ने तुरंत अपना सरनामे हिलाया और बोली, नहीं मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अति तुरंत बोली, देखो तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो ये लोग तुम्हें पकड़ सकते हैं। इन लोगों को वैसे भी तुमसे ज्यादा मुझसे मतलब है। अगर मैं पकड़ी भी गई तो मैं इन्हें उलझा कर रखूंगी, तब तक तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। लेकिन अगर हम दोनों यहाँ से बाहर निकले तो मेरे चक्कर में तुम भी फंस कर रह जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ रिया, प्लीज यहाँ से चली जाओ। रिया तुरंत बोली, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे चली जाऊं? अति की आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत बोली, तुम्हें पता है आज तक मैं जब जब किसी प्रॉब्लम में फंसी हूं ना तब तब मेरे जश्न जी ने मुझे बचा लिया, लेकिन आज तो मुझे उनसे भी उम्मीद नहीं है। अब जब उम्मीद टूट ही गई है तो हर तरह से टूटने दो ना। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा है और अगर मेरी किस्मत में यहाँ रहना लिखा है तो ठीक है, मुझे मेरी किस्मत मंजूर है। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें मेरी कसम। जैसे ही वो बोलकर उसने रिया का हाथ अपने सिर पर रखा, रिया की आंखों से आंसू बह गए।
एक तरफ वो थी जो सिद्धार्थ के प्यार में अंधी हो गई और उसने अति को भी अपने साथ फंसा लिया, और दूसरी तरफ अति थी जो उसे बचाने के लिए खुद की जान भी जोखिम में डालने को तैयार थी। वो तुरंत बोली, जो दूसरों का भला करते हैं ना अति, उनका बुरा कभी नहीं होता। आज तक तुम्हारे जश्न जी ने तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाया है ना, तो देखना इस बार भी वो तुम्हें जरूर बचाएंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना। अति ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और रिया अब तुरंत उस खिड़की से कूद गई। अगले ही पल वो दरवाजे की तरफ भागने लगी। दिन के वक्त वहां पर ज्यादा आना जाना नहीं होता था, तो दिन के वक्त वहां पर लीलाबाई के आदमी भी ज्यादा नहीं होते थे। बस कोई एक आधा ही होता था जो दरवाजे पर खड़ा रहता था। कोठे की लड़कियां तो वैसे भी वहां से भागने की हिम्मत नहीं करती थी। रिया जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, अति के चेहरे पर सुकून पसर गया। कम से कम उसने रिया की जान तो बचा दी थी। अगले ही पल अब वापस वो उस कमरे की तरफ बढ़ने के लिए दूसरी तरफ घूमी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने वल्लभ और सरोज खड़े थे। उन्हें देखकर अति के चेहरे पर डर झलकने लगा। सरोज जल्दी से आगे की तरफ आई और बिना एक पल गवाए उसने सीधा अति के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने लीलाबाई के कोठे से लड़की को भगाया। सोच भी नहीं सकती तूने क्या गुनाह किया है, और अब तुझे उस गुनाह की क्या सजा मिलेगी। अति ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था। सरोज ने उसे बहुत जोर से चांटा मारा था, जिसकी वजह से उसकी उंगलियों के निशान अति के गाल पर छप चुके थे। अति की आंखों से आंसू बाहर की तरफ लुढ़क गए। वल्लभ गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, खींच कर लेकर चल इसे लीलाबाई के सामने, अब वही बताएंगी कि इसे क्या सजा देनी है। जैसे ही उसने कहा, सरोज ने अति का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए लीलाबाई के सामने ले जाने लगी। अति ने अब ना ही उसे रोका और ना ही खुद को छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी वो जितना ज्यादा उन लोगों से लड़ने की कोशिश करेगी, वो लोग उसे उतना ही ज्यादा तड़पाएंगे, उतना ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। वो आज भी नहीं भूली थी वो सब जो उसने लीलाबाई के कोठे पर देखा था। कैसे एक लड़की के पैरों को काट दिया गया था क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। वो सब याद करते ही अति के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे ही सरोज अति को लीलाबाई के सामने लेकर आए, लीलाबाई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सरोज गुस्से से बोली, आप जानती हैं लीलाबाई, इसने क्या हरकत की है। इसने अपनी उस सहेली को भगा दिया को इसके साथ थी। सरोज की बात सुनकर लीलाबाई को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो हंसने लगी। वो सामने रखे चांदी के डिब्बे में से पान उठाकर खाते हुए बोली, ऐसा हो सकता है क्या कि लीलाबाई के कोठे पर कोई हरकत हो और लीलाबाई को पता ना चले। उनकी बात सुनकर सरोज हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। वहीं अति के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशन थे। अगले ही पल केशव और मजनू रिया को उसके दोनों हाथों से खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर आए। रिया जोरों से चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी, गिड़गिड़ाए जा रही थी, लेकिन उन दोनों ने उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पकड़ा हुआ था। रिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर अति ने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां रिया को जमीन पर घसीटते हुए अंदर की तरफ लेकर आया जा रहा था। अति गुस्से से बोली, छोड़ो उसे वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। ये बोलते हुए वो तुरंत उनकी तरफ भागी। उसने जोर से केशव को धक्का दिया तो केशव के हाथों से रिया का हाथ छूट गया। अब उसने जोर से मजनू को भी धक्का दे दिया। मजनू भी पीछे की तरफ हो गया और रिया नीचे जमीन पर गिरी। पहले तो भागने के चक्कर में वो दूर तक भागी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी, लेकिन इतना भागने का भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि केशव और मजनू ने उसे पकड़ लिया था और जहां से पकड़ा वहां से ही वो उसे घसीटते हुए अंदर की तरफ लेकर आए थे। उसके कपड़े भी पूरे खराब हो चुके थे। अति ने रिया को संभाला और बोली, तुम ठीक तो हो ना। रिया रोते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अति। ये बोलते हुए वो दर्द से कराह भी रही थी, उसकी पूरी पीठ छिल चुकी थी। अति ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, मुझे माफ कर दो। ये जानते हुए भी कि ये लोग हैवान हैं, मैंने तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं रिया, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। रिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस रोते हुए उसके सीने से लगी रही। अति ने अब लीलाबाई की तरफ देखा और बोली, तुम औरत हो या फिर कोई चुड़ैल, कोई डायन। डायन भी इतनी घटिया नहीं होती जितनी तुम घटिया हो। कैसे एक लड़की के साथ तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। एक औरत के लिए इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होती है, लेकिन तुम तो दूसरों की इज्जत की कीमत लगाती हो। तुम्हें तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। ये बोलते हुए अति का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। लीलाबाई उसका गुस्सा देखकर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर अति को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए बोली,
गलती तो उन लोगों की है जो अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ पर आते हैं। वो तुम्हें चंद पैसे देते हैं और तुम उन चंद पैसों के लिए अपना दीन ईमान बेचकर लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रही हो। अरे तुम्हें शर्म करनी चाहिए, औरत हो तुम और औरत का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर होता है, लेकिन तुमने तो भगवान की बनाई उस औरत को ही कौड़ियों के भाव बेच दिया। लीलाबाई उसकी बात सुनकर अभी भी हंस रही थी और उन्हें हंसते हुए देखकर वल्लभ, सरोज और मजनू के साथ वहां खड़े सभी लोग समझ रहे थे कि लीलाबाई के हंसने का मतलब क्या है। जितनी खतरनाक उनकी हंसी उतना ही खतरनाक उनका रूप, लेकिन अब ये हंसी कुछ बदलती जा रही थी। अति चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। वही लीलाबाई उसकी तरफ देखते हुए बोली, बहुत भाषण दे रही है ना मुझे तू कि मुझे औरतों की इज्जत के साथ खेलना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं तो इंसान नहीं हूं बल्कि डायन हूं और ना जाने क्या क्या। पर ये बता मुझे तो ये सब तूने बोल ली, अपने भाई को क्या बोलेगी? लीलाबाई की बात सुनकर अति हैरान रह गई, क्योंकि इन सब बातों में उसके भाई का जिक्र कहां से आ गया। वहीं लीलाबाई एक बार फिर से बोली, तेरा भाई भी तो यही काम करता है, औरतों की दलाली करता है, उन्हें बेचता है। तुझे भी तो वो बेचना चाहता था। तेरी तो पेशगी भी लेकर गया था वो मुझसे, कह रहा था कि जल्दी ही अपनी खूबसूरत बहन को लेकर आऊंगा, बस कीमत तैयार रखना। मैंने तो कीमत भी तैयार रखी थी, लेकिन वो आया ही नहीं। पर देखा तेरी किस्मत में ये कोटा लिखा था, तो खुद ब खुद यहाँ पहुंच गई। लीलाबाई की बात सुनकर अति के होश उड़ गए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, खबरदार अगर मेरे भाई के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें इज्जतदार और ईमानदार लोगों के बारे में इस तरह की उलझुलूल बकवास करते हुए? इतनी ज्यादा गिर गई हो तुम कि अब अपने आप को ढकने के लिए दूसरों की इज्जत को दाग लगा रही हो। लीलाबाई हंसी और बोली, जायज है, तेरा गुस्सा जायज। भला तुझे कौन सा पता होगा कि जिसे तू अपना भाई बोल रही है, जिसकी कलाई पर तू राखी बांधती है ये सोचकर कि वो तेरी रक्षा करेगा, वही तुझे इस कोठे पर बेचने की तैयारी कर रहा था। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुझे यकीन दिलाने के लिए। अजय वर्मा की बहन है ना तू, जो शेखावत इंडस्ट्रीज में काम करता था, लेकिन जिसके शौक रंगीन हो उसका काम छोटी मोटी सैलरी से कहाँ चलता है। कहाँ 4,05,000 तनख्वाह और कहाँ एक लड़की की दलाली में ही 2-3 लाख रुपए का मोटा हाथ मार लेना। इस कोटे की 5 से 6 लड़कियां अजय ही लेकर आया था और फिर एक दिन उसने मुझे तेरी तस्वीर दिखाई। रुक, वो तस्वीर अभी भी मेरे पास रखी है, जाकर लेकर आ सरोज। जैसे ही उसने कहा, सरोज तुरंत अंदर के कमरे की तरफ भागी और फिर अति की एक तस्वीर लेकर आई जो तकरीबन 1.5-2 साल पहले की थी। अति ने जब सरोज के पास अपनी फोटो देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लीलाबाई का कोठा। जैसे ही अति ने सरोज के हाथों में अपनी तस्वीर देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो अपने भाई को हद से ज्यादा प्यार करती थी, उस पर उसका विश्वास डगमगा ही नहीं सकता था। लेकिन वो तस्वीर भी सरोज के पास ऐसे कैसे पहुंच सकती थी? लीलाबाई उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए बोली, मुझे लगता है तुझे अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं। कोई बात नहीं, मैं उन लड़कियों को बुलाती हूँ जिन्हें अजय ही इस कोठे में लेकर आया था। ये बोलते हुए उसने सरोज की तरफ देखा तो सरोज अब तुरंत ऊपर की तरफ गई और फिर 5 मिनट बाद जब वो आए तो उसके साथ 7-8 लड़कियां थी और 3-4 लड़कियां तो ऐसी थी जो मुश्किल से 18 साल की लगती थी और उनमें से एक लड़की जो तकरीबन 20 साल की थी, उसे देखते ही अति का दिल धक सा रह गया। वो लड़की उसके ही टाउन की लड़की थी, वो भी बिल्कुल उनके पड़ोस के घर की, और वो लड़की अपने घर से गायब हुई थी। बहुत ढूंढा गया था उस लड़की को, लेकिन वो लड़की किसी को नहीं मिली। मिला तो बस एक लेटर जिसमें लिखा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। अति तुरंत उस लड़की के पास आई और उसे कंधों से पकड़कर बोली, दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आए? जैसे ही अति ने दिव्या से ये सवाल किया और उसके कंधों को पकड़ा, दिव्या ने तुरंत उसे दूर धक्का दिया और बोली, हाथ मत लगाना मुझे, तुम उस इंसान की बहन हो अति, जिस इंसान ने मुझे इंसान से खिलौना बना दिया। प्यार करती थी मैं तेरे भाई को, लेकिन तेरे भाई ने मेरे प्यार का ये सिला दिया, मुझे इस कोठे पर बेच दिया। अति उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई। वो तुरंत वापस उसकी तरफ आई और बोली, ऐसा नहीं हो सकता दिव्या, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, जरूर तुझे कोई गलतफहमी। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्या चिल्लाते हुए बोली, गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? जब मेरे सामने उसने लीलाबाई से पैसे लिए, मेरे सामने उसने उन पैसों को गिना था, अति तो गलतफहमी की बात कहां से आ गई? मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? चल, मैं तो बेगानी थी, उसके जाल में फंस गई, उसने मुझे इस कोठे पर बेच दिया,
क्या उसने तुझे भी इस कोठे पर बेच दिया? उसे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के साथ ऐसी हरकत करते हुए? अरे नरक में मारेगा वो इंसान जो लड़कियों को लड़कियां नहीं बल्कि किसी खिलौने की तरह खरीदता बेचता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जितनी भी लड़कियां खड़ी है ना, ये सब तेरे भाई की ही यहाँ लाई हुई है। अगर तेरी जगह में होती ना तो शायद मैं खुद से अपने भाई को मौत की सजा दे देती। उसकी बात सुनकर बस अति उसकी तरफ देखती रह गई, क्योंकि अब शक की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और एक पल में ही उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। अपने जिस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वो मुंबई आई थी, उसके बारे में ऐसा घिनौना सच पता चलना उसे अंदर तक चोट दे रहा था। उसे अपनी ही किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि ऐसे भाई की वजह से उसने अपने जश्न जी का दिल दुखा दिया था। वो जश्न जी जो उससे बेइंतहा प्यार करते थे, और अब जश्न के बारे में सोचते हुए अति का दिमाग जैसे एक पल के लिए पूरी तरह से ब्लैक हो गया। वो खुद से बोली, कहीं इसीलिए तो जश्न जी ने अजय भाई को। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। अब उसे समझ में आ चुका था कि जश्न ने अजय का मर्डर क्यों किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिया अति को देख रही थी। उसे रोते हुए देख उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लीलाबाई अति को देखते हुए बोली, कितना इंतजार किया था मैंने तेरा, लेकिन ना अजय आया और ना ही अजय के साथ तू आई। पर तेरी इस तस्वीर को मैंने संभाल कर रखा था। लेकिन तेरी किस्मत देख, तेरी किस्मत तुझे खुद ब खुद इस कोठे पर ले आई, और अब तू इसी कोठे पर रहेगी, यहाँ की लड़कियों के साथ। मैंने तो पहले ही कहा था तुझे कि मैं तुझे इस कोठे की मल्लिका बनाऊंगी, तुझे इस कोठे की वो लड़की बनाऊंगी जिसके लिए हर ग्राहक बेचैन रहेगा। अरे तुझे तो मैं इस कोठे की शान बनाऊंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी झलक रही थी और उसकी बातें सुनकर अति हैरान हो रही थी। अब तो उसे जश्न के आने की उम्मीद भी नहीं थी। क्या ही उम्मीद करती वो जश्न के आने की, जिस इंसान का दिल उसने खुद दुखाया, जिस इंसान को उसने खुद से दूर किया। वो इंसान भला उसे बचाने क्यों आएगा? लेकिन इसके आगे वो कुछ सोचती, उससे पहले ही वहां पर जश्न की आवाज गूंजी, लीलाबाई, तू ख्वाब बहुत बड़े देखती है। इतने बड़े ख्वाब मत देखा कर, उन्हें पूरे करने के चक्कर में देख, आज तो खुद खत्म हो जाएगी। जश्न की आवाज सुनकर ही अति की धड़कन एक पल के लिए स्किप हो गई थी। उसने तुरंत पलट कर देखा जहां जश्न खड़ा था, और जश्न को अपने सामने देखकर लीलाबाई के भी होश उड़े हुए थे। जश्न अकेला वहां पर नहीं आया था, उसके साथ ही तकरीबन 15-20 गार्ड्स भी थे जो उसके पीछे खड़े थे। लीलाबाई उसे देखते हुए चिल्लाई, कालू, रसिया, मोती कहाँ मर गए तुम सब के सब? जल्दी से इस कोठे के सारे दरवाजे बंद करो। आज ये इंसान यहाँ से जाएगा नहीं। उस दिन ये मेरी आंखों के सामने इस लड़की को ले गया, लेकिन आज ये लड़की तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी, और साथ ही साथ इस जश्न सिंह शेखावत की मौत भी इसी कोठे पर होगी। तभी जाकर इस लीलाबाई को सुकून मिलेगा। उसकी बात सुनकर जश्न का तो पता नहीं, लेकिन अब अति के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे, क्योंकि लीलाबाई जो बात कह रही थी वो सच हो ही नहीं सकती थी। जश्न और यूं ही खत्म हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। और अगर जश्न यहाँ पर आया है तो जरूर अपनी बेबी डॉल को बचाने के लिए ही आया है। अति जश्न की तरफ देख रही थी और जश्न की नजरें भी अति पर ही थी, और तब उसकी नजरें अति पर और भी ज्यादा गहरी हो गई जब उसने अति के गाल पर उंगलियों के निशान देखे। मतलब किसी ने उस पर हाथ उठाया था। अगले ही पल उसने अपने कदम अति की तरफ बढ़ा दिए। अति की आंखों से आंसू एक बार फिर से बह निकले। जश्न ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, किसने? अति उसके एक शब्द से ही उसका सवाल समझ चुकी थी। उसने तुरंत अपनी नजरें सरोज की तरफ घुमा दी, और जब जश्न ने सरोज की तरफ देखा तो सरोज का तो जैसे गला ही सूखने लगा। वो अभी तक नहीं भूली थी, जश्न जब पहली बार इस कोठे पर आया था, उसे देखते ही उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था, और अब जश्न उसकी तरफ आया। लीलाबाई गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तूने इस कोठे के एक भी इंसान को कोई नुकसान पहुंचाया तो जश्न सिंह शेखावत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर उसने एक बार फिर से वो सारे नाम लिए जिन्हें वो जोरों से चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया। जश्न तिरछा मुस्कुराया और बोला, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया लीलाबाई कि तुम्हारे ये सारे आदमी कहाँ गए? अपना गला क्यों दुखा रही हो? अगर तुम्हें अपने इन सारे आदमियों से मिलना है तो तुम्हें ये कोठा छोड़कर सीधा नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में वो लोग जाएं, ऐसे तो उनके कर्म ही नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा झलक उठा था। लीलाबाई ने गुस्से से मुठियां काली। अपने इन आदमियों के मारे जाने की बात सुनकर ही उसका कलेजा फटने को रहा था। उसने वल्लभ की तरफ देखा। वल्लभ ने उसका इशारा समझा और अगले ही पल जश्न की तरफ बढ़ गया। जश्न के बिल्कुल करीब आकर जैसे ही वो उसके गिरेबान को पकड़ने को हुआ,
अचानक ही वल्लभ के पैर पर जोरों से एक गोली लगी और वल्लभ दर्द से तड़प उठा। वो जोरों से चिल्लाया और सीधा जमीन पर गिरा। उसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। उसका पूरा पैर खून से लहूलुहान हो गया था। उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं, अमन था, जो जश्न का राइट हैंड था। उसके हाथों में गन थी। जश्न ने अब वल्लभ की तरफ देखा और बोला, जश्न सिंह शेखावत कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं जिसके गिरेबान पर कोई भी हाथ डाल देगा। जश्न सिंह शेखावत तो अपने सामने नजरें उठाने वालों को भी ना छोड़े। तूने तो उसके गिरेबान को पकड़ने की कोशिश की है। वल्लभ दर्द से तड़प रहा था। वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था और अब सरोज की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। जश्न ने सरोज की तरफ देखा और बोला, अपने आप को थप्पड़ लगाओ। सरोज ने एक बार भी मना नहीं किया और जोर से अपने गाल पर खुद से थप्पड़ मार लिया। जश्न एक बार फिर से बोला, मजा नहीं आया, एक बार और। सरोज ने एक बार फिर से अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने गाल पर जोर से मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर लीलाबाई की तरफ देखते हुए बोला, कुछ कहना चाहोगी क्या लीलाबाई? लीलाबाई गुस्से से कांप उठी। जश्न मुस्कुराया और बोला, जो तुम्हारे सामने शेर बनते हैं वो पता नहीं मेरे सामने कुत्ते क्यों बन जाते हैं लीलाबाई। पर मुझे ना शेर नहीं पसंद है क्योंकि वो मुझसे मुकाबला करने की सोचते हैं और मुझे खुद से मुकाबला करने वाले लोग कतई पसंद नहीं, और ना ही मुझे कुत्ते पसंद हैं क्योंकि कुत्तों का काम सिर्फ भौंकना होता है और मुझे शोर से एलर्जी है। जैसे ही उसने कहा, अगले ही पल सरोज की लाश नीचे जमीन पर गिरी। हाँ, लाश ही कहा जाएगा उसे क्योंकि जिंदा नहीं थी वो। जश्न ने उसके माथे पर गन रखकर गोली उसके सर से आर पार कर दी थी और जरा सी आवाज भी वहां पर नहीं गूंजी क्योंकि जश्न की गन पर साइलेंसर लगा था। अति एकदम से कांप उठी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदाजा भी था कि जश्न सरोज को नहीं छोड़ेगा और अब तो उसे इस बात पर और भी ज्यादा यकीन हो गया था कि अजय को जश्न ने क्यों मारा। ना चाहते हुए भी वो एक बार फिर से रोने लगी थी। जश्न लीलाबाई के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुझे याद है, एक बार पहले भी यही सीन था। एक बार पहले भी तुम्हारी यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेबी डॉल के साथ तुम ऐसी वैसी हरकत करोगी। उस वक्त मैं आया था और अपनी बेबी डॉल को यहाँ से ले गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि तुम्हारे आदमियों को भी कोई खास नुकसान नहीं पहुँचा था। जानती हो क्यों? क्योंकि तब मेरी बेबी डॉल के सामने वो सच नहीं था जो मैं चाहता था कि उसे पता लगे, जो मैं चाहता था कि तुम उसके सामने प्रूफ करो, क्योंकि अगर मैं ये सारी बातें कहता तो मेरी बेबी डॉल शायद मुझ पर यकीन नहीं करती। मुझे तकलीफ होती और बहुत तकलीफ होती, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कोई भी बहन अपने भाई पर इस तरह के इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन तुम्हें जिंदा छोड़ने का बस यही एक रीजन था, पर आज वो रीजन खत्म हुआ। जैसे ही उसने कहा, लीलाबाई कांपने लगी। वो तुरंत चिल्लाए, मजनू मार दे इसे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। केशव, तू खत्म कर इस आदमी को। अगर तू इस आदमी को खत्म करेगा तो मैं तुझे लाखों रुपए दूंगी। ये बोलते हुए वो जश्न को देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि इस वक्त डर से उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। वही केशव और मजनू की तो खुद की हालत खराब थी। उनके पैर तक कांप रहे थे। उन लोगों के आसपास जश्न के गार्ड्स का घेरा था। अगर कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी करता तो उनका हाल वही होता जो सरोज और वल्लभ का हुआ था, लेकिन वल्लभ ने एक पल के लिए अब अपने डर को छोड़ा और अपने घायल पैर से ही अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए जश्न की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो जश्न के करीब पहुंचने लगा, जश्न ने अब सीधा गन उसकी तरफ घुमाई और अगले ही पल उसकी गन से एक गोली निकली और सीधा वल्लभ के सिर के आर पार हो गई। वल्लभ सिर के बल नीचे जमीन पर गिरा। उसके गिरने की आवाज इतनी ज्यादा जोर से आई कि एक पल के लिए वो पूरी धरती ही कांप उठी। लीलाबाई सुन्न रह गई। एक वल्लभ से ही उसे उम्मीद थी और वल्लभ ही अब खत्म हो चुका था। अति आगे की तरफ आई और धीमे से बोली, जश्न जी। जश्न बिना उसकी तरफ देखे बोला, कुछ मत कहना बेबी डॉल, तुमसे मैं फुर्सत से बात करना चाहता हूं और ये तुम भी जानती हो क्योंकि। बोलते हुए अब उसने एक नज़र अति को देखा तो अति ने अपनी नज़रें झुका ली। गलती तो उसने की थी, लेकिन अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। जश्न ने अब अमन की तरफ देखा और बोला, जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर सबको एक गाड़ी में डालो और पुलिस स्टेशन लेकर चलो, और बाकी जितने भी घटिया इंसान हैं यहाँ पर सबको दूसरी गाड़ी में डालो, और जगह तुम्हें पता है कहाँ लेकर जाना है। ये बोलते हुए उसकी आवाज काफी गहरी थी। अमन ने तुरंत अपना चेहरा झुकाया और बोला, जी बॉस। ये कहकर उसने तुरंत गार्ड्स को और जश्न की टीम को इंस्ट्रक्शन दिए और सबको गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया गया। लीलाबाई को भी दो आदमी घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर गए।
फिलहाल के लिए तो उसकी सीट गाड़ी में रिजर्व की गई थी, लेकिन नर्क में भी जश्न ने उसकी सीट पहले से ही रिजर्व कर दी थी। सबके जाने के बाद अब वहां पर सिर्फ रिया और अति के साथ जश्न रह गया था। रिया की हालत खराब थी, इसलिए जश्न ने उसके लिए अलग से गाड़ी बुला दी थी, जिसमें बिठाकर उसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाने वाला था। और अब उसके जाने के बाद जश्न अपनी बेबी डॉल के पास आया। अति ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था, वो जश्न को फेस भी नहीं कर पा रही थी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, चले बेबी डॉल। अति ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, आई एम सॉरी जश्न जी। जश्न मुस्कुराया और बोला, किस लिए सॉरी बेबी डॉल? आई मीन किस चीज के लिए सॉरी बोल रही हो, जरा समझाओगी मुझे? उसकी बात पर अति उसकी तरफ देखती ही रह गई। लीलाबाई का कोठा। जश्न ने जैसे ही अति से सवाल पूछा, अति उसकी तरफ देखती ही रह गई। जश्न एक बार फिर से बोला, क्या हुआ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी क्या? तुम्हें अपने सवालों के जवाब तो बहुत अच्छी तरह से चाहिए होते हैं बेबी डॉल। अगर मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब ना दूं तो तुम ना जाने क्या क्या करना शुरू कर देती हो। अब तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी क्या? तुम मुझसे किस चीज के लिए माफी मांग रही हो, जरा मुझे बताओ तो सही, तभी तो मैं सोचूंगा ना कि मुझे तुम्हें माफ करना भी है या नहीं। उसकी बात सुनकर अति अपना चेहरा झुका कर बोली, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस किस चीज के लिए आपसे माफी मांग रही हूं। जश्न अब बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, चलो यहां से या फिर यहीं पर रुकने का इरादा है? अति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जश्न ने आगे बढ़ना शुरू किया तो अति भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। अति जानती थी कि जश्न अब उससे बहुत ज्यादा नाराज है और उसे उसकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने एक आधी गलती नहीं की थी। सबसे बड़ी गलती तो उसकी यही थी कि उसने अपने जश्न जी पर यकीन नहीं किया। दूसरी बड़ी गलती जो उसने किसी और के लिए की, बेशक से वो उसका अपना भाई था, उसके लिए उसने जश्न से दूर जाने की कोशिश की। तीसरी गलती जो वो सिद्धार्थ से दोस्ती कर बैठी। बेशक से वो दोस्ती दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो सिद्धार्थ के साथ पुलिस स्टेशन भी गई और फिर उससे मिलने होटल भी गई, जहां पर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। अगर सिद्धार्थ उसके साथ कुछ गलत कर देता तो पूरी जिंदगी अति अपनी इस गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पाती, और जब वो खुद को ही नहीं माफ कर पाएगी तो जश्न उसे क्या ही माफ करेगा। वो चुपचाप अब उसके साथ बाहर आ गई थी और गाड़ी में बैठ गई थी। जश्न भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी शेखावत मैंशन के लिए निकल गई। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे रिया के पास जाना है, जब तक वो सेफली अपने घर नहीं चली जाती हम प्लीज रिया के साथ रह सकते हैं? उसकी बात सुनकर जश्न ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। कुछ ही देर में वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे, जहां पर रिया का ट्रीटमेंट हो रहा था। उसकी बैक पर चोट लगी थी, ड्रेसिंग वगैरह कर दी गई थी और अब वो काफी हद तक ठीक थी। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आइंदा से तुम ऐसी कोई गलती मत करना। रिया उसका हाथ थाम कर बोली, आई एम सो सॉरी अति, क्योंकि मैंने जो गलती की उसकी सजा सिर्फ मुझे नहीं मिल रही थी बल्कि तुम्हें भी मेरे साथ मिल रही थी। अगर आज तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो जाता तो मैं सच में खुद को माफ नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर अति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इन सब चीजों को तुम भूल जाओ, मैं और जश्न की तुम्हें घर छोड़ने जाएंगे। रिया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। कुछ ही देर में वो लोग रिया को लेकर उसके घर पहुंचे तो देखा उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वो तो उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवाने पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन अभी 24 घंटे नहीं हुए थे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। लेकिन अब रिया को सही सलामत देखकर उसके मॉम डैड की जान में जान आए। जश्न को अपने घर पर देखकर तो वो लोग और भी ज्यादा हैरान थे, और हैरान से ज्यादा वो लोग खुश हो रहे थे, क्योंकि जश्न कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। एक तरह से वो उन लोगों के लिए भगवान से कम भी नहीं था। वो लोग पूरी बात जानकर जश्न का शुक्रिया अदा कर ही रहे थे कि तभी अमन वहां पर आया। उसके हाथों में एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ पैसे थे, शायद 50-60 लाख रुपए। जश्न ने वो बैग रिया के मॉम डैड की तरफ बढ़ाया और बोला, रिया की आगे की पढ़ाई और उसकी शादी में काम आएंगे, मेरी तरफ से रख लीजिए। उसे वो पैसे देते हुए देख रिया के मॉम डैड और भी ज्यादा हैरान हुए। उन लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। जश्न का इतना सब कुछ उनके लिए करना उनके लिए किसी ख्वाब से काम नहीं था। वहीं अति भी जश्न को देखे जा रही थी। जश्न ने आज रिया के लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए अब उसके मन में जश्न की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद जश्न और अति रिया के घर से निकल चुके थे। वो लोग अब सीधा शेखावत मैंशन जाने वाले थे। जैसे ही वो लोग शेखावत मैंशन पहुंचे, अति गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन जश्न गाड़ी से बाहर नहीं आया। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली,
आप गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? जश्न ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने की तरफ देखता रहा। अति एक बार फिर से बोली, प्लीज अंदर तो आ जाइए ना। आई प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मुझे पता है आप मुझसे इरिटेट हो चुके हैं, मैंने गलतियां ही ऐसी की हैं, लेकिन प्लीज अंदर तो आ जाइए ना, मुझे थोड़ा वक्त आपके साथ बिताना है। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न ने गाड़ी दूसरी तरफ घुमाई और अगले ही पल वो शेखावत मैंशन के दरवाजे से निकल गया। अति बस उसे जाते देखती रह गई। उसे अब खुद पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर उसने वो बेवकूफियां नहीं की होती तो अब जश्न उसे छोड़कर नहीं जाता। वो गुस्से से बोली, मैं करूं तो करूं क्या? अब मैं कैसे मनाऊं आपको जश्न जी? आपका प्यार तो मुझसे संभाला नहीं जाता और अब आपका गुस्सा, ये मैं कैसे संभालूंगी? वहीं दूसरी तरफ जश्न का चेहरा इस वक्त गुस्से से कांप रहा था, लेकिन ये गुस्सा उसकी बेबी डॉल के लिए नहीं था, बल्कि उस इंसान के लिए था जिसने आज उसकी बेबी डॉल के साथ वो हरकत करने की कोशिश की, जिसके बाद वो उस इंसान को जिंदा भी नहीं छोड़ सकता था, और वो इंसान कोई और नहीं, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने आज अति के साथ जो करने की कोशिश की, उसके बाद उसका मन तो बहुत था कि वो इस वक्त सिद्धार्थ की जान ले ले, लेकिन फिलहाल लीलाबाई से निपटना ज्यादा जरूरी था। इसीलिए जश्न सिद्धार्थ के पास ना जाकर सीधा लीलाबाई के पास गया था, और अब तकरीबन 20-25 मिनट बाद उसकी गाड़ी गुप्ता मैंशन के बाहर आकर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा मैंशन के अंदर आया। इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। गुप्ता मैंशन में इस वक्त डिनर चल रहा था, जहां पर मिस्टर गुप्ता और उनकी बीवी के साथ साथ सिद्धार्थ और अनंत दोनों बैठे थे। जैसे ही जश्न अंदर की तरफ आया, सबकी नजर उस पर गई। उसे वहां पर देखकर सब लोग हैरान थे, लेकिन सिद्धार्थ के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो जानता था कि जश्न यहां पर क्यों आया है। अगले ही पल जश्न सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ आया। सिद्धार्थ को अपनी जगह से उठने का मौका भी नहीं मिला और जश्न ने आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। मिस्टर गुप्ता गुस्से से चिल्लाए, ये क्या हरकत है जश्न सिंह शेखावत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर पर आकर मेरे बेटे का गिरेबान पकड़ने की? छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बार पहले भी तुम यहाँ पर आकर अपनी गुंडागर्दी दिखा कर जा चुके हो, लेकिन इस बार अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न ने अपनी कमर से गन निकाल ली। मिस्टर गुप्ता की आंखें बड़ी हो गई। अनंत भी जोरों से चिल्लाया, जश्न सिंह शेखावत, खबरदार अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो। अगर तुम जश्न सिंह शेखावत हो तो हम भी कोई अरे गेरे इंसान नहीं है। तुम मेरे भाई को जरा सी भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम बहुत पछताओगे। जश्न उसकी बात सुनकर व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, पछताओगे तो तुम लोग, अगर तुम लोगों ने अपना फालतू का दिमाग चलाया तो। ये जो पॉलिटिशियन बनने की आड़ में मिस्टर गुप्ता ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चल रहे हो तुम लोग। गुप्ता इंडस्ट्रीज में पिछले महीने कई एम्प्लॉइज मशीनरी में दबकर मर गए। 1 महीने पहले तुम लोगों का दिवालिया निकलते निकलते बचा। ये तो शुक्र करो आखिरी वक्त पर तुम लोग बच गए, वरना इस वक्त तो तुम लोग धरती के अंदर होते, पर फिर भी पुलिस तुम्हें पकड़ चुकी होती। अगर अपने ये सारे कच्चे चिट्ठे तुम्हें मीडिया वालों के सामने नहीं लाने ना तो अपनी जुबान मत खोलना, वरना जो हाल इसका कर रहा हूं ना, वही तुम्हारा भी होगा। ये बोलकर उसने ट्रिगर पर उंगली रखी और अगले ही पल गोली चला दी। गोली सीधा सिद्धार्थ के सिर से आर पार हो गई। वहां पर खड़े सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए। मिस्टर गुप्ता कुर्सी पर नीचे गिर गए और उनकी बीवी जोरों से चिल्लाई। अनंत भी हैरान रह गया था और सिद्धार्थ की लाश नीचे की तरफ लुढ़क चुकी थी। उसे तो कुछ बोलने का मौका तक नहीं मिला, मिलता भी कैसे। उसने गलती ही ऐसी की थी कि जश्न उसका जीना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जश्न अब सिद्धार्थ से पीछे हटा और बोला, मार तो मैं इसे कहीं भी सकता था और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा बेटा गया तो गया कहाँ, लेकिन इसे तुम लोगों के सामने इसलिए मारा है ताकि तुम लोग ये याद रखो कि इसने पंगा जश्न सिंह शेखावत से लिया था। अगर तुम लोगों ने भी यही गलती की तो तुम्हारा भी हश्र यही होगा। ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से चला गया। इस वक्त उसका चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो शैतान जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने का दम रखता हो, आखिर कोई उसकी बेबी डॉल को हाथ लगाए, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे और वो बर्दाश्त कर जाए, ऐसा हो भी कैसे सकता था। सिद्धार्थ को उसकी सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन अब ये सजा और भी ज्यादा आग लगा चुकी थी, क्योंकि अनंत की गुस्से भरी नजरें इस वक्त बहुत कुछ बयां कर रही थी। उसकी नजरें सिद्धार्थ की लाश पर टिकी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू की जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। वो नफरत जो शायद अब और भी ज्यादा बर्बादी लाने वाली थी।
वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन अति जब शेखावत मैंशन के अंदर आए तो आते ही वो सीधा अपने कमरे में चली गई। इस वक्त वो बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रही थी। कमरे में आने के बाद उसने 2-3 बार जश्न को कॉल किया लेकिन सामने से जश्न ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। अब वो मायूस होकर अपने बेड पर आ गई थी और आकर रोने लगी। एक तरफ उसे अपने भाई की वजह से तकलीफ हो रही थी और दूसरी तरफ जश्न की नाराजगी उसे हट कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। प्रकृति जिसने अति को रूम में जाते हुए देखा था, उसने तकरीबन आधे घंटे बाद अति के रूम में डिनर भेजा लेकिन सर्वेंट वो डिनर लेकर वापस आ गई तो प्रकृति भी अब चुपचाप अपने रूम में चली गई। उसने अति को मायूस देखा था और वो समझ चुकी थी कि जरूर जश्न और उसके बीच कोई बात हुई होगी और वो उन दोनों के बीच बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद जश्न की गाड़ी अब एक बेसमेंट में आकर रुकी। उसे बेसमेंट के बाहर ही किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर जाने की तो जरूरत ही नहीं थी लेकिन जश्न को अंदर आना था, उन लोगों को देखने के लिए जिन लोगों की नजरें उसकी बेबी डॉल पर थी, आज से नहीं बल्कि कुछ सालों से। लीलाबाई को तो जश्न तब से ही मारना चाहता था जब से अजय ने अति का सौदा लीलाबाई से किया था, लेकिन वो फिलहाल रुका हुआ था। जब वो अंदर की तरफ आया तो अंदर आते ही उसकी नजर लीलाबाई पर गई जो रस्सी से उल्टी लटकी हुई थी। उसे देखते ही जश्न के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और दूसरी तरफ भी मजनू और केशव के साथ साथ कोठे के कुछ और आदमी भी थे जिन्हें रस्सियों से बांधा गया था और अच्छा खासा टॉर्चर किया जा रहा था। उन्हें यूं देखकर जश्न के जलते हुए दिल को अब काफी सुकून मिल रहा था। वही लीलाबाई ने जैसे ही जश्न को देखा वो चिल्लाते हुए बोली, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस लीलाबाई को नजर उठाकर देखने की, लेकिन तूने इसका इतना बुरा हाल कर दिया है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं जश्न सिंह शेखावत। देखना आज वक्त तेरा है लेकिन वक्त मेरा भी आएगा और जिस दिन मेरा वक्त आएगा ना, उस दिन मैं तुझे बताऊंगी कि आखिर लीलाबाई चीज क्या है। जश्न उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा वक्त आएगा? मुझे तो इस बात की भी उम्मीद नहीं कि तुम अगले 5 मिनट तक जिंदा रह पाओगी। उसकी बात सुनकर लीलाबाई हैरान रह गई। तभी जश्न ने अपनी तिरछी नजरों से सामने अमन की तरफ देखा। अमन को उसके इशारे का इंतजार था और जैसे ही उसे जश्न का इशारा मिला, अगले ही पल उसने एक मैसेज किया और फिर तकरीबन 2-3 मिनट में ही 2 दिन आदमी वहां पर आए जिनके हाथों में कुत्तों के पट्टे थे जिनसे जंगली कुत्ते बांधे हुए थे। वो कुत्ते ऐसे थे जैसे बस अपना शिकार ढूंढ रहे हो और उन्हें शिकार मिल चुका था और वो शिकार था लीलाबाई, क्योंकि जिस तरह से वो रस्सी से लटकी हुई थी उन कुत्तों को भी पता था कि उन्हें करना क्या है। लीलाबाई को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर जश्न करना क्या चाहता है, लेकिन जैसे ही जश्न ने चुटकी बजाई और वो कुत्ते लीलाबाई की तरफ भागे, न सिर्फ लीलाबाई बल्कि मजनू और केशव की भी जैसे जान निकल गई। उन कुत्तों ने लीलाबाई पर झपट्टा मारा और उसे नोचना शुरू कर दिया। वो ऊपर तक छलांग लगा रहे थे जिससे उनके नुकीले दांत और नाखून लीलाबाई को लग रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने उसका पूरा चेहरा नोच लिया था। उसके पूरे कंधों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लीलाबाई के चीखने चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी और वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। जिस तरह से वो उल्टी लटकी हुई थी वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी, सिवाय उस दर्द को बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और आखिर उसने अपना दम तोड़ दिया। उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था, आधे से ज्यादा उसका चेहरा वो कुत्ते खा चुके थे और इतनी दर्दनाक मौत देखकर केशव और मजनू बस ये सोच रहे थे कि जश्न उनका क्या हाल करेगा। मुंबई बेसमेंट में केशव और मजनू दोनों जश्न की तरफ देख रहे थे जिसके चेहरे पर इस वक्त डेविल एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस खड़ा हो। लीलाबाई तो कब की चीख चिल्लाकर चुप हो चुकी थी। जब उसके अंदर जान ही नहीं थी तो वो चिल्लाती भी कैसे। वो मर चुकी थी और उसकी लाश रस्सी से लटक रही थी। उसकी लाश का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था और कंधे भी पूरे जख्मी हो गए थे जिनमें से खून बहना भी बंद हो चुका था। केशव और मजनू को अपने लिए डर लग रहा था कि ना जाने अब जश्न उनके साथ क्या करेगा। और तभी जश्न ने एक इशारा और किया जिसके बाद वो कुत्ते जो अब तक लीलाबाई को खा रहे थे वो तुरंत मजनू और केशव की तरफ छोड़ दिए गए और साथ ही साथ मजनू और केशव की रस्सी भी खोल दी गई जिसकी वजह से उन दोनों को भगाने का मौका मिल गया। वो लोग तुरंत अपनी जगह से भागने लगे और जितनी स्पीड से वो भाग रहे थे उनके पीछे भाग रहे कुत्तों की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वो लोग भागकर कहाँ ही जा सकते थे। वो पूरा बेसमेंट बंद था, सिर्फ ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और उन सीढ़ियों पर भी गार्ड्स खड़े थे, लेकिन वो दोनों वहां तक पहुंच भी नहीं पाए।
कुत्तों के लगातार भौंकने की वजह से उनके पैर भी बुरी तरह से कांप रहे थे और डर की वजह से उनकी हालत खराब होती जा रही थी। रास्ते में ही उन कुत्तों ने उन्हें पूरी तरह से दबोच लिया था और उन्हें काटना शुरू कर दिया था। उन कुत्तों के दांत बहुत ज्यादा तेज थे, जिसकी वजह से सिर्फ 2-3 मिनट में ही वो उन्हें किसी कपड़े की तरह फाड़ चुके थे। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज उस पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी और उन्हें देखते हुए जश्न के चेहरे पर वो डेविल स्माइल अभी भी बरकरार थी। हालांकि उन लोगों ने अति के साथ जो किया उसके बाद जश्न उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन अगर उन्हें माफ कर देता तो उन लड़कियों को इंसाफ कैसे मिलता जिन्हें लीलाबाई के कोठे में यूं ही तड़पाया गया था। जश्न सिर्फ अति का बदला नहीं ले रहा था, बल्कि हर उस लड़की के लिए उन लोगों को सजा दे रहा था जो लीलाबाई के कोठे में लाई गई। उसे जबरदस्ती जिस्म बेचने के लिए मजबूर किया गया। उसे सिर्फ ना उसके बदन पर जख्म दिया गया बल्कि उसकी आत्मा को भी कचोटकर रख दिया गया। जब उन लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब कन्फर्म था कि वो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं जिएंगे। अब सिर्फ 2 इंसान रह गए थे जिन्हें जश्न शायद ऐसी ही सजा देने वाला था, एक विक्रम और दूसरा विशाल। वो दोनों भी सजा के हकदार थे। हालांकि और भी काफी लोग थे जो जश्न और अति का बुरा चाहते थे, जैसे कि शेखावत मैंशन के लोग, लेकिन जब वो लोग अपनी औकात से बाहर गए ही नहीं तो जश्न को भी जरूरत नहीं थी उन लोगों के ज्यादा मुंह लगने की। लेकिन वो तैयार था हर एक सिचुएशन के लिए। अगर वो लोग जश्न और अति को तकलीफ पहुंचाने की कोई कोशिश करते तो जश्न भी उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देने वाला था। लेकिन फिलहाल के लिए अगर वो शांत है तो जश्न भी शांत ही रहने वाला था। जश्न को लग रहा था कि अब सब कुछ उसकी लाइफ में एकदम स्मूथ चल रहा है। विशाल और विक्रम के अलावा उसका कोई दुश्मन नहीं है जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे। लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि किस्मत एक बार फिर से जश्न और अति के इम्तिहान लेने के लिए तैयार बैठी थी। आज तक जश्न किसी से नहीं हारा था, लेकिन आगे भी उसकी यही किस्मत, उसकी यही समझदारी बरकरार रहने वाली थी, या फिर अति की मासूमियत उन दोनों के प्यार की दुश्मन बनने वाली थी। ये तो सिर्फ किस्मत को पता था। जश्न बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी अब सीधा शेखावत मैंशन के लिए निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन अति ने कुछ नहीं खाया था और यूं ही रोते रोते वो सो गई थी। तकरीबन रात के 1 बजे रूम का दरवाजा खुला और जश्न अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नजर बिस्तर पर गई जहां पर अति सोई हुई थी। वो उसके करीब आया और आकर अपनी शर्ट उतारते हुए उसकी तरफ देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर काफी इंटेंस एक्सप्रेशन थे। एक पल के लिए भी उसकी नजरें अति से हटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अति के करीब आएगा, शायद वो उसे अपनी बाहों में भरकर सोएगा। लेकिन अपने कपड़े उतारने के बाद जश्न बिस्तर पर नहीं आया, बल्कि तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया और फिर सोफे पर आकर कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सुबह के तकरीबन 7 बजे अति की आंखें खुली तो वो तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठी। जब उसकी नजरें जश्न पर गई तो वो हैरान रह गई। जश्न अभी भी सोफे पर सो रहा था। उसे सोफे पर सोते हुए देखकर अति को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो जश्न से जब दूर जाने की कोशिश कर रही थी तो वही जानती थी कि उसे कितना पेन हो रहा था, उसे कितना बुरा लग रहा था, और अब जश्न को खुद से दूर जाते हुए भी वो महसूस कर सकती थी कि जश्न के दिल पर क्या ही बीत रही होगी। वो अपनी जगह से उठकर जश्न के पास आए। उसने जश्न के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीमे से बोली, गुड मॉर्निंग जश्न जी। उसकी आवाज सुनकर जश्न ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया। अति एक बार फिर से बोली, अभी तक नाराज है आप मुझसे? ये बोलते हुए उसका चेहरा काफी मायूस लग रहा था। जश्न ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं दिया और फिर अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चला गया। अति की आंखों में नमी आ गई। उसे जश्न को मनाना था, लेकिन कैसे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तकरीबन 10 मिनट बाद जश्न वॉशरूम से बाहर निकला और फिर सीधा जिम एरिया की तरफ बढ़ गया। वो सुबह का काफी वक्त जिम में बिताता था। उसके जिम में जाने के बाद अति भी अब वॉशरूम में गई और फिर 10 मिनट बाद वो भी जश्न के पीछे पीछे जिम एरिया की तरफ आए। आकर उसने देखा जश्न पुशअप्स लगा रहा था। उस वक्त वो सिर्फ व्हाइट कलर के शॉर्ट्स में था और हद से ज्यादा गजब लग रहा था। उसे देखते ही अति को पसीना सा आने लगा था। एक तो जश्न की हॉट और अट्रैक्टिव लुक और ऊपर से उसकी वो टोन्ड बॉडी देखते ही उसका गला सूखने लगता था। सामने की खिड़की खुली थी, इसीलिए वहां से सूर्य की हल्की हल्की धूप सीधा जश्न पर गिर रही थी और पुशअप लगाने की वजह से जश्न को थोड़ा पसीना भी आ रहा था। अति अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए उसके पास आई और आते ही सीधा वो जश्न की पीठ पर लेट गई।
जश्न की पीठ से उसकी पीठ लगी हुई थी और वो ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा भारी तो नहीं हूं ना मैं जश्न जी? उसकी बात सुनकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अभी भी उसने अति को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने पुशअप्स लगाता रहा। अति एक बार फिर से बोली, अगर मैं भारी लग रही हूं तो बता दीजिए, मैं उतर जाऊंगी आपके ऊपर से। वैसे भी अब आप थोड़े से बूढ़े हो चले हैं तो अब मुझे आपका ख्याल तो रखना ही होगा ना, कहीं आपकी कोई हड्डी वड्डी टूट ना जाए। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न ने अपना हाथ पीछे की तरफ घुमाया और उसकी कमर पर रख दिया। अति एकदम से चौंक गई और अगले ही पल जश्न ने उसे किसी कपड़े की तरह सरकाते हुए अपने नीचे कर लिया था। अति के तो इतने में ही होश उड़ चुके थे और अब जश्न उसके ऊपर झुका हुआ पुशअप्स लगा रहा था। गलती से भी अगर जश्न अपना भार अति पर डाल देता तो अति का कचुम्बर निकल सकता था, इसीलिए उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो तुरंत बोली, ऐसा कहर मत कीजिएगा जश्न जी, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं ही जानती हूँ कि जब आप मुझे प्यार करते हैं तो मैं आपका भार कैसे बर्दाश्त करती हूँ। वो भी इसीलिए बर्दाश्त कर पाती हूँ क्योंकि आप ज्यादा भार मुझ पर नहीं डालते, लेकिन अब तो अगर आप मुझ पर आए तो सच बता रही हूँ मैं, मेरा तो पापा बन जाएगा। उसकी बातें सुनते हुए जश्न उसकी तरफ देख रहा था। अब तक तो उसका पूरा भार उसके हाथों पर था, लेकिन अब अचानक ही वो अपने हाथों को छोड़ा और अति के ऊपर गिराने लगा। अति की सांस हलक में अटक गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब तकरीबन 1 मिनट उसे जश्न का अपने ऊपर गिरने का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जश्न उसके ऊपर से गायब था। उसने राहत की सांस ली। खुद को पापड़ बनते हुए वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और जश्न के पीछे गई, जो अब दूसरी जिम इक्विपमेंट यूज करने लगा था। जिम मशीन मसल्स के लिए थी, इसलिए जश्न वहां पर बैठा था और ऊपर से उसने उस मशीन के हैंडल्स को पकड़ा हुआ था। अति जाकर जश्न की गोद में बैठ गई और अपने पैर जश्न की कमर पर लपेटते हुए बोली, आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे जश्न ही? आपको मुझसे बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज नहीं रह सकते। मुझसे दूर तो बिल्कुल भी नहीं। जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ वो तो कुछ भी नहीं। आप तो मुझे उसका डबल ट्रिपल प्यार करते हो, तो फिर आप इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? प्लीज मुझसे बात कीजिए ना जश्न जी, मुझे अब आपके बिना बहुत गंदा गंदा फील हो रहा है। उसकी बात सुनकर जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, वहां तो तुम बच गई। अगर मैं गलती से भी तुम्हारे ऊपर अपना भार डाल देता तो तुम बचती नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से साइड हट जाओ, क्योंकि अगर तुम इन स्लाइड्स के बीच आ गई ना तो मैं तो क्या, वो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अति मुस्कुराई और बोली, मुझे भगवान से ज्यादा आप पर ट्रस्ट है जश्न जी। जब जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में फंसी हूं ना तो उस भगवान का तो पता नहीं, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए जरूर आए हैं, इसलिए आपको जो करना है कीजिए। मैं जानती हूं अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो आप हैं उसे हैंडल करने के लिए। अति की बात सुनकर जश्न तुरंत बोला, और अगर किसी दिन में ना हुआ तो? अति भी झट से बोली, क्यों नहीं होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे आपकी जरूरत हो और आप मेरे पास ना आए। जश्न हल्का सा मुस्कुराए और बोला, और अगर मैं दुनिया में ही ना हुआ तो? उसकी बात सुनकर अति को गुस्सा आया और उसने तुरंत जश्न के सीने पर अपने हाथ कस दिए। उसका मन कर रहा था कि उसकी गर्दन को दबोच ले। वो गुस्से से बोली, फालतू की बातें मत कीजिए। नाराज है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे आप। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक मैं जिंदा हूं, और अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे इस दुनिया में रहना भी नहीं है। जश्न उसकी बात सुनकर चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। अभी फिलहाल अति को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो उससे दूर जाने की बातें कर रही थी। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिख रही थी, ना जाने क्या क्या कर रही थी। और अब उसका जीना और उसका मरना दोनों जश्न के साथ था। अगले ही पल उसने अति की कमर को पकड़ा और उसे खुद से दूर हटाते हुए खुद भी उस मशीन से हटा और फिर चुपचाप बाहर की तरफ चला गया। अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। एक बार फिर से जश्न उसे अकेला छोड़कर चला गया था। अब वो और भी ज्यादा मायूस हो गई। उसे लगा था कि वो जश्न के साथ पंगे लेगी, उसके साथ छेड़खानी करेगी तो जश्न मान जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। पर अब एक बार फिर से उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर हुई थी, क्योंकि जश्न जिम से बाहर निकलकर सीधा अपने रूम में गया था, और रूम में जाने का मतलब वॉशरूम में जाना, शॉवर लेने के लिए। वो अब जल्दी से उसके पीछे पीछे आई और जैसे उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। जश्न इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा था और उसकी बॉडी पानी से भीग रही थी। अति भी जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अभी के लिए फिलहाल उसने अपने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जश्न को देखकर अब उसका मन कर रहा था कि वो अपने कपड़े उतार दे, पर कपड़े उतारने में वो मजा कहाँ आता है जो कपड़े फाड़ने में आता है।
इसलिए उसने अपनी टी शर्ट पर अपना हाथ रखा और उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टी शर्ट फटना तो दूर की बात, वो जरा सी टस से मस भी नहीं हुई, बल्कि जश्न के सामने उसका पोपट और हो गया। जश्न व्यंग भरी नजरों से उसे देख रहा था। अति ने मुंह बनाया और बोली, क्या करूं? मेरे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है। जश्न ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। अति अब उसके करीब आई और बोली, वैसे मेरे अंदर कपड़े फाड़ने की स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन स्टैमिना बहुत है, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया। अति के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे लगा शायद जश्न ने प्यार से उसकी कमर पर अपना हाथ रखा है, लेकिन अगले ही पल जश्न ने अब उसे खुद से दूर किया और बोला, रहने दो बेबी डॉल, ये तुमसे नहीं होगा, और अगर तुम सोच रही हो कि तुम ये सब करके मेरा गुस्सा दूर कर दोगी तो तुम गलत हो। ये जश्न सिंह शेखावत तुमसे प्यार बहुत करता है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी नाराजगी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर अति मुंह बनाते हुई उसकी तरफ देखती रह गई और जश्न अब अपना टॉवल कमर पर लपेटकर बाहर की तरफ चला गया। अति उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न उसे खुद के करीब भी नहीं आने दे रहा था। अगर उसे अपने करीब भी आने दे तो अति थोड़ा बहू तो उसे सेड्यूस करके उसे मना सकती थी, लेकिन यहां तो वो बस उसे खुद से दूर करके साइड चला जाता। अति अब इरिटेट होने लगी थी। शेखावत मेंशन अति जश्न के पीछे पीछे उसके वॉशरूम में आई थी, लेकिन जश्न उसे वॉशरूम में अकेला छोड़कर वापस बाहर जा चुका था और उसके जाने पर अति ने मुंह बना लिया था। वो सोच रही थी कि जश्न को सेड्यूस करके वो उसे मना लेगी, लेकिन यहां तो जश्न उसे खुद के करीब भी नहीं आने दे रहा था। कुछ देर बाद वो भी वॉशरूम से बाहर निकली और सीधा आईने के सामने आकर खड़ी हुई, क्योंकि जश्न भी आईने के सामने खड़ा था। जश्न ने एक नज़र उसे देखा तो उसकी तरफ देखता ही रह गया। अति के बाल पूरे गिले थे और उसके कंधों पर भी पानी की बूंदें तैरी हुई थी। टॉवल में लिपटी वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा सिडिक्टिव लग रही थी। उसे यूं देखते हुए एक पल के लिए तो जश्न का गला भी सूख गया था। अति तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ऐसे देखने से क्या होगा जश्न जी? अगर इतना ही पसंद आ रही हो इस वक्त तो जरा टच कीजिए ना मुझे, आपका टच मुझे भी थोड़ी ठंडक देगा। पानी थोड़ा गर्म था तो मैं थोड़ी गर्म हो गई हूँ, अब मैं थोड़ा ठंडा ठंडा फील करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनते हुए जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और अगले ही पल वो रूम से बाहर चला गया। अति का मुंह एक बार फिर से बन चुका था। वो गुस्से से बोली, पहले तो बात बात पर मेरे करीब आते थे और अब मेरे करीब आना तो दूर, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी खूबसूरत हूं मैं, इनके होश उड़ा दूं, लेकिन इनको तो जैसे अब मुझ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर अभी मैं किसी की तरफ नजर उठाकर भी देख लूं ना तो इनका तन बदन जल जाएगा। जलन से ये राख हो जाएंगे, लेकिन खुद मुझे नहीं देखेंगे। पर मुझे भी पता है कि मुझे करना क्या है। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से अपना नाक सिकोड़ लिया और फिर जल्दी से रेडी होने लगी। इससे पहले कि जश्न ब्रेकफास्ट करके शेखावत मेंशन से गायब हो जाए, वो तुरंत नीचे जाना जाती थी ताकि जश्न के साथ ब्रेकफास्ट कर सके। 10 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से रेडी होकर वो नीचे हॉल में आए तो देखा जश्न बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था। शायद वो फोन पर किसी से बात करने के लिए बाहर गया था। अंदर आकर वो सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठा और सर्वेंट की तरफ देखने लगा ताकि सर्वेंट जल्दी से उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर दे। उसे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देख बाकी सब लोग भी जो कब से उसका इंतजार कर रहे थे वो भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे, क्योंकि ऑर्डर्स थे कि जब तक जश्न और अति को डाइनिंग टेबल पर उनका खाना सर्व नहीं होगा तब तक किसी को भी नहीं होगा। हालांकि अति ने एक बार तो सर्वेंट को बोल दिया था, लेकिन उसके बाद जश्न ने दोबारा सर्वेंट को मना कर दिया था। अति भी अब झट से जश्न के पास आकर बैठी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। सर्वेंट सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी थी, लेकिन अति ने उसे मना किया और बोली, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। उसकी बात सुनकर जश्न की नजरें भी एक पल के लिए उसकी तरफ उठ गई थी। भला अब उसे फ्रेंच फ्राइज क्यों खानी है? लेकिन उस सर्वेंट का तो काम था अति के ऑर्डर फॉलो करना, इसलिए वो तुरंत अंदर की तरफ चली गई और अगले 10 मिनट में वो लोग अति के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर लेकर आए। तो पहले तो अति ने बड़ी ही सिडेक्टिव वे में अपनी प्लेट में केचप सॉस डाला और फिर उसे उंगली से लिक करने लगी। उसकी ये हरकत देखकर जश्न की आंखें बड़ी हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि अति सब घर वालों के सामने ऐसी कोई हरकत करे, लेकिन अति मानने को तैयार नहीं थी। उसे तो जश्न से रिएक्शन निकलवाना था, लेकिन जश्न तो जैसे एकदम पत्थर हो गया था। वो बस चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किए जा रहा था। अति ने अब एक फ्राइज अपने हाथ में लिया और अगले ही पल उसे पूरी तरह से सॉस में डिप करके बड़े ही अजीब से तरीके से खाने लगी। उसे देखते हुए अब जश्न की बर्दाश्त करने की लिमिट क्रॉस हो रही थी।
अगले ही पल वो वहां से उठा और बाहर की तरफ चला गया। अति तुरंत बोली, क्या हुआ जश्न जी? कम से कम ब्रेकफास्ट तो कर जाइए। अभी तक तो इन बेचारों का भी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। अगर आप डाइनिंग टेबल से उठ जाएंगे तो ये लोग भी बेचारे भूखे रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए जश्न ने दोबारा पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत बाहर चला गया। अति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। इतना सा रिएक्शन ही काफी था उसे जश्न की तरफ से, बाकी सब तो अब वो बाद में करने वाली थी। उसने सर्वेंट की तरफ देखा जो सबके सामने से प्लेट उठा रही थी, लेकिन जब अति ने उसे देखा तो वो सर्वेंट तुरंत रुक गई। लेकिन अति मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गई? सबके सामने से प्लेट उठाओ और ये सारा खान बेशक से डस्टबिन में डाल देना, लेकिन इन्हें मत देना। ये बोलते हुए वो अपनी कड़वी नजरों से दामिनी जी को देख रही थी। दामिनी जी हैरान रह गई। वो झट से बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उस दिन तो तुमने कहा था कि अगर हमने कोई गलती की है तो उस गलती की सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अति मुस्कुराई और बोली, उस दिन मेरा दिमाग घूम गया था, लेकिन अब मेरा दिमाग अपनी जगह पर वापस आ चुका है और मुझे नहीं लगता आप लोगों को ऐसे मुफ्त की रोटियां मिलनी चाहिए। अगर खाना चाहिए तो पहले काम कीजिए। एक एक को उस दिन मैंने ड्यूटी बताई थी ना। नियति नहीं है यहाँ पर, बाकी सब की ड्यूटी सेम रहेगी। अगर मुझे लगेगा कि सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी ढंग से कर रहे हैं तो सबको खाना मिलेगा, वरना अभी तक तो सिर्फ खाना नहीं मिल रहा था, अब एक एक शख्स अपने अपने रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बोलते हुए उसकी नजरें अंशिका, दामिनी जी और अंशुल तीनों पर थी। अब उसने वापस प्रकृति और विशाखा की तरफ देखा और बोली, तुम दोनों अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकती हो। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चली गई। लेकिन आज वो कॉलेज नहीं जा रही थी, बल्कि आज वो जश्न के पीछे पीछे उसके ऑफिस में जा रही थी। वो ऐसे ही जश्न का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जश्न अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था और अब अति भी बाहर आकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी तुरंत जश्न के पीछे पीछे शेखावत इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। तकरीबन आधे घंटे बाद अति की गाड़ी शेखावत इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकी और अति तुरंत गाड़ी से निकलकर टॉप फ्लोर पर आए जहां पर जश्न का केबिन था। जहां एक तरफ जश्न और अति दोनों के बीच ये नोक-झोंक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन में अति के जाने के बाद अंशिका ने गुस्से से अंशुल की तरफ देखा और बोली, जब तुमने मुझसे शादी की थी तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं ऐश करूंगी, तुम मुझे रानियों की तरह रखोगे, मुझे बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दोगे, लेकिन यहाँ तो मुझे खाना भी नहीं मिल रहा। ऐसे में अब मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अंशुल तुरंत बोला, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो अंशिका, हम दोनों की शादी हुई है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अंशिका तुरंत बोली, लेकिन मैं कंगाल के साथ भी नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो जल्द से जल्द इस जश्न का कोई इलाज करो, वरना मैं सच बता रही हूं, मैं तुम्हें लात मारकर यहां से चली जाऊंगी। ये बोलकर वो अपने रूम में चली गई और अंशुल उसकी बातें सुनकर अब प्रकृति की तरफ देखने लगा। उसने प्रकृति को लात मारने की बात कही नहीं थी, बल्कि सच में बहुत बार उस पर हाथ भी उठाया था, लेकिन एक बार भी प्रकृति ने उसे सामने से जवाब नहीं दिया था। ना जाने उसने अंशुल का कौन सा टॉर्चर नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन अंशुल को कभी उसका प्यार समझ नहीं आया। पर अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर बीवी होती क्या है और बीवी का प्यार क्या होता है। विशाखा अंशुल की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ भाई, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? आपकी बीवी से आपकी लड़ाई हो गई, पर मुझे नहीं लगता अंशिका कहीं से भी आपकी बीवी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बस पैसों के लिए आपके साथ है। पर एक तरफ से सही भी है, क्योंकि आप लोगों को पैसों के अलावा और कुछ समझ में तो नहीं आता। ये बोलते हुए उसकी नज़र दामिनी जी पर भी गई। दामिनी जी गुस्से से बोली, तुम मुझे क्या देख रही हो? मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? तुम हमें टोंट मार रही हो? विशाखा मुस्कुराई और बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अगर आपको मेरी बातों से लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कह रही हूं तो कुछ गलत भी तो नहीं बोल रही ना मैं मॉम। खैर मैं चलती हूं, मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है। ये बोलकर उसने अपनी प्लेट साइड में रखी और वहां से चली गई। दामिनी जी भी गुस्से से मुंह बनाते हुए वहां से जा चुकी थी। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और अंशुल थे। प्रकृति अपने हाथों में पकड़ी गई प्लेट अंशुल के पास लेकर आई और बोली, आप इसमें से खा सकते हैं अंशुल जी, मैंने बस जरा सा खाया था, पर कुछ झूठा नहीं किया। अंशुल जिसकी अकल ठिकाने तो आ चुकी थी, लेकिन उसका मेल ईगो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो गुस्से से बोला, जरूरत नहीं है और ये ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि अंशिका और मेरे बीच लड़ाई चल रही है तो तुम वापस मेरी लाइफ में आ जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसी गवार मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए।
ये बोलकर वो तुरंत अंशिका के पीछे पीछे उसके रूम में चला गया और प्रकृति उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत इंडस्ट्रीज अति टॉप फ्लोर पर आ चुकी थी, लेकिन वो जश्न के केबिन में नहीं गई बल्कि वहीं पर बाहर ही घूमने लगी। वहां बाहर तकरीबन 5-6 डेस्क लगे हुए थे जिन पर अलग अलग एम्प्लॉइज बैठे थे और उनमें से ज्यादातर बॉयज थे और सब एक से बढ़कर एक थे। वो लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब अति उनका काम खराब करने वाली थी। उसे उन लोगों के साथ टाइम पास करना था ताकि जश्न को उसके बारे में पता चले और फिर वो उसे यहाँ से अपने केबिन में लेकर जाए। इसलिए वो वहां पर आई और उन एम्प्लॉइज की तरफ बड़ी ही इंटेंस नजरों से देखने लगी। अगले ही पल वो एक डेस्क पर ऊपर की तरफ चढ़कर बैठ गई और सामने काम कर रहे निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? ये बोलते हुए उसने अपने स्लीपर्स उतारकर अपना पैर उसके घुटने पर रख दिया था। उसकी इस हरकत पर निष्कर्ष हैरान रह गया। उसके सामने उसके बॉस की बीवी थी और ऐसा भी नहीं था कि बॉस ऑफिस में नहीं था। सब जानते थे कि इस वक्त जश्न अपने केबिन में है। उसका गला सूखने लगा था और डर से उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो तुरंत बोला, ये आप क्या कर रही हैं मैडम? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अति हल्का सा उसके ऊपर झुकी और उसकी टाई को अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते हुए बोली, क्या बात है? तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कुछ गलत कहा है क्या? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना निष्कर्ष जी? मैं तो बस यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आई थी, थोड़ा मेल जोल बढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन अगर आपको मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप कहे तो मैं शेखावत इंडस्ट्री से चली जाती हूँ या फिर मुंबई छोड़कर ही। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही निष्कर्ष बोला, मैडम आप ऐसे बात क्यों कर रही है? मैं आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप ऐसे मेरे पास। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हट रहा था और अति लगातार उस पर झुकती चली जा रही थी। बाकी सब लोग हैरानी से अति और निष्कर्ष को देख रहे थे। अति ने अब उसकी टाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोली, तुम तो ऐसे डर रहे हो मुझसे जैसे मैं तालिबान की बीवी हूं। अरे कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें तुम्हारा खड़ूस बॉस, मेरे होते हुए वो तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? निष्कर्ष तुरंत बोला, गर्लफ्रेंड नहीं बीवी है मेरी। अति मुस्कुराई और बोली, फिर तो बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपनी बीवी से कभी नाराज होते हो? और अगर हाँ तो बताओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें कैसे मनाती है? मुझे भी अपने जश्न जी को मानना है। निष्कर्ष झट से बोला, जिस तरह की आप हरकतें कर रही है ना मैडम, वो मानने की बजाय आपसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अति मुंह बनाते हुए बोली, अगर उन्हें मेरी इतनी ही फिक्र होती तो क्या वो इतनी खूबसूरत बीवी को ऐसे छोड़ते? आपको पता नहीं है मैं उन्हें कितना मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहे। आप बताइए कि कोई इतनी खूबसूरत बीवी से भी नाराज होता है क्या? ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा बेहद मासूम बनाया हुआ था, लेकिन अगले ही पल अब उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसके सामने ही जश्न एक डेस्क पर जाकर बैठ गया था और सामने की चेयर पर एक लड़की बैठी थी जिसका नाम श्रुति था और जश्न उसके सामने अपने पैरों को थोड़ा वाइड करके बैठा था। अति जो कुछ कर रही थी वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि श्रुति उन लोगों में से नहीं थी जो अपने हाथों में आया हुआ मौका छोड़ दे। जैसे ही उसने जश्न को वहां पर देखा वो तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके करीब हो गई और उन दोनों को यूं देखकर अति की हार्टबीट जैसे स्किप हो रही थी। वही जश्न ने अब श्रुति की कमर पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, कब से देख रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा बेबी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अगर तुम्हारा काम करने का मन नहीं है तो बताओ मुझे, तुम थोड़ा टाइम रेस्ट भी कर सकती हो और वो भी मेरे केबिन में। श्रुति हैरानी से बोली, सच में मैं आपके केबिन में रेस्ट कर सकती हूँ सर? ये बोलते हुए उसकी आवाज बड़ी ही इंटेंस थी और जश्न अब मुस्कुराते हुए बोला, मैं मजाक तो करता ही नहीं बेबी, तुम कहो तो मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले चलूं? उसकी ये बात सुनकर तो अति के होश उड़ गए। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि जश्न उसके अलावा किसी और को अपनी गोद में उठाए। शेखावत इंडस्ट्रीज में श्रुति हैरानी से जश्न की तरफ देख रही थी जो उसे अपनी गोद में उठाने की बात कर रहा था। आज तक उसने कभी जश्न से इस तरह की बात नहीं सुनी थी। इस तरह की बात सुनना तो दूर, कभी जश्न ने उससे प्यार से बात तक नहीं की थी, या फिर ये कह ले कि कभी बात ही नहीं की थी, क्योंकि श्रुति ना ही उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी और ना ही उसका काम जश्न के आसपास होता था। लेकिन आज तो जश्न उसे सीधी सीधी लाइन दे रहा था। वहीं अति का गुस्से से मुंह बन चुका था। जश्न किसी और को अपनी गोद में उठाएगा, ये सोचकर ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। जश्न ने जैसे ही श्रुति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया,
अति वहां आ गई और अगले ही पल उसने जोर से श्रुति को धक्का दे दिया। श्रुति ने अपने हाथ आगे की तरफ कर लिए थे। उसकी तो पूरी तैयारी थी गोद में आने की, लेकिन अति ने उसका सारा मूड खराब कर दिया था। जश्न ने हैरानी से अति की तरफ देखा। अति ने भी तुरंत उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और को अपनी गोद में उठाने की? जश्न ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, क्यों, तुम्हें बुरा लगा? अति दांत पीसते हुए बोली, क्या आपको नहीं पता मुझे कैसा लगा होगा? तभी श्रुति की आवाज आए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर सर मुझे अपनी गोद में उठाना चाहते हैं और अपनी केबिन में ले जाना चाहते हैं, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आप भी तो निष्कर्ष के साथ फ्लर्ट कर रही है ना? जैसे ही उसने ये कहा, अति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, चुप कर जाओ, वरना ये जो तुम्हारा कद्दू जैसा मुंह है ना, उसे मैं बैंगन में बदल दूंगी। इतना मारूंगी कि ये सफेद से पूरा नीला हो जाएगा। उसकी धमकी सुनकर श्रुति बेचारी एकदम से चुप हो गई। वहीं जश्न के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अति ने अब दोबारा जश्न की तरफ देखा और बोली, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, जाइए, अब आप इसे ही अपनी गोद में उठाए। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर चली गई। जश्न बस उसे अपनी गहरी नजरों से जाते हुए देखता रहा। अति गुस्से से मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ आई और गाड़ी में बैठकर वापस शेखावत मैंशन के लिए निकल गई। जश्न को पता चल चुका था कि वो घर के लिए निकल गई है। उसके गॉड्स भी उसे फॉलो कर रहे थे। कुछ ही देर बाद जब वो शेखावत मैंशन पहुंची, तो वो अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी अंशिका की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। आजकल तो बहुत नखरे हो गए तुम्हारे, बहुत एटीट्यूड आ गया है तुम्हारे अंदर। एक वक्त था जब तुम 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसती थी। उसकी बात सुनकर अति, जो पहले ही गुस्से में थी, अब उसने पलटकर अंशिका की तरफ देखा। अंशिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे कमाल है ना, कभी कभी बैठे बैठे इंसान की लॉटरी लग जाती है। जो इंसान 2 कौड़ी की औकात का नहीं होता, वो बैठे बैठे बिलियनियर बन जाता है। जो शेखावत मैंशन में नौकर की हैसियत से थी, वो अब इतने अमीर इंसान की बीवी बन गई। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर तुम्हारा पेट क्यों दर्द हो रहा है? अंशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे अति से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। अति गुस्से से बोली, मेरी लॉटरी लगी, मेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, लेकिन अब मैं बिलियनियर की बीवी हूं, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहीं तुम्हें प्रॉब्लम इस बात की तो नहीं कि जिसे तुम अपने जाल में फंसाना चाहती थी, वो तुम्हारी घटिया साजिशों से बच गया? जिसे तुम बेवकूफ बनाने की सोच रही थी, उसने तुम्हें अपने घर में नौकर की हैसियत पर ला दिया। अंशुल से शादी की थी तुमने ये सोचकर कि तुम्हारा शेखावत मैंशन में हिस्सा होगा, तुम भी शेखावत मैंशन की मालकिन बनोगी, लेकिन तुम्हें तो मेरी इजाजत के बिना 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी बात से प्रॉब्लम है ना तुम्हें? ये बोलते हुए अति के चेहरे पर भी एटीट्यूड नजर आ रहा था। वो यूं ही किसी को अपना एटीट्यूड दिखाती नहीं थी, लेकिन जब सामने वाला बदतमीज हो जाए, तो वो भी संस्कारी बनकर चुप नहीं रहती थी। अंशिका का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेशक तुम और अंशुल कुछ भी कर लो, लेकिन जश्न जी को ना हरा सकते हो और ना ही उनसे जबरदस्ती कुछ छीन सकते हो। अब तक तो उन्होंने तुम लोगों का सिर्फ खाना पीना बंद किया है। अगर वो अपनी आय पर आ गए, तो 1 मिनट नहीं लगेगा उन्हें तुम्हें शेखावत मैंशन से धक्के मारकर बाहर निकालने में। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम रखो, क्योंकि उनका दिमाग घूमे ना घूमे, मेरा दिमाग घूम गया तो फिर जश्न जी चाहे भी तो भी मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही गुस्से से अंशिका को देखती रही और फिर तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं अंशिका गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। अब उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो चुका था। पहले तो अंशुल का निकम्मापन और अब अति के ये सारे जवाब उसके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा गए थे। उसने कुछ सोचते हुए अपने फोन से किसी को फोन किया। सामने से आवाज आई, क्या बात है बेबी, आज बहुत दिनों बाद याद किया? अंशिका तुरंत बोली, मुझे तुमसे मिलना है। सामने वाले की आवाज आई, अभी तो फिलहाल मैं ऑफिस में हूं। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो आज शाम क्लब ब्लू आइज में आ जाना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये बोलकर सामने वाले ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंशिका ने गुस्से से अति के रूम की तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती? चैलेंज दिया है ना तुमने मुझे कि मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, तुम्हारे जश्न को हरा नहीं सकती, लेकिन जो मैं कर सकती हूं, वो तुम सोच भी नहीं सकती। अंशिका ठाकुर नाम है मेरा। अगर मैं अपनी आय पर आ गई, तो तुम्हारे जश्न जी भी मेरे सामने कुछ नहीं।
ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा और एटीट्यूड नजर आ रहा था। वो भी अब अपने रूम में चली गई। ठीक है, इसे समाप्त कर रहा हूँ। अति गुस्से में थी और अब वो अपने रूम में आकर बेड पर चुपचाप बैठी थी। जश्न का श्रुति के करीब जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे जलाने की कोशिश की है ना आपने, जश्न जी? पर आपको क्या लगता है कि अब मैं चुप रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी आपको जलाऊंगी। तभी जाकर आपको एहसास होगा कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। माना, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मुझे ऐसे सताएंगे। उसका दिमाग घूम चुका था, इसलिए अब उसने सामने रखी एलईडी स्क्रीन को ऑन किया और उस पर एक अच्छी सी रोमांटिक वेब सीरीज लगाकर देखने लगी। लेकिन वेब सीरीज में चल रहा रोमांस देखकर उसे कुछ कुछ होने लगा। उसका मन भी अपने जश्न जी के साथ रोमांस करने का कर रहा था, लेकिन उसके जश्न तो वहां पर थे ही नहीं। आखिरकार उसने वेब सीरीज को बंद किया और कुछ वक्त रेस्ट करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में गहरी नींद में जा चुकी थी। शाम का वक्त अंशिका ब्लू आइज क्लब में पहुंची। क्लब में आते ही उसकी नजरें रॉबिन को ढूंढ रही थीं, जिससे वो मिलने आई थी। लेकिन कोई और भी था जो अंशिका से मिलना चाहता था। फिलहाल अंशिका को उस इंसान के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो इंसान कोई और नहीं, विशाल था, जिसे विक्रम ने अंशिका के पीछे लगाया हुआ था। अंशिका ने मैनेजमेंट एरिया में रॉबिन के बारे में पूछा। उन्हें तुरंत रॉबिन के रूम के बारे में बता दिया गया और अब अंशिका रॉबिन के रूम की तरफ चली गई। विशाल भी चुपचाप उसके पीछे पीछे आया। अंशिका जब रॉबिन के रूम में गई तो विशाल ने झांक कर अंदर देखा। सामने सोफे पर बैठा शख्स रॉबिन था, जो ड्रिंक कर रहा था। अंशिका अंदर आई और आते ही रॉबिन की गोद में बैठ गई। उन दोनों को यूं देखकर विशाल के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई। रॉबिन अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, आज बहुत दिनों बाद याद किया। क्या बात है बेबी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई थी ना। अब मेरी याद कैसे आ गई? उसकी बातों में तंज था। जैसी सुनकर अंशिका ने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, तुम मुझे सुना रहे हो? रॉबिन हंसते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है तो इसमें मेरी भी क्या गलती है? अंशिका ने जबड़े कस लिए लेकिन कुछ कहा नहीं। फिलहाल रॉबिन के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। रॉबिन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूं। बताओ, क्या मदद चाहिए? इस बार तुम्हें कोई सेक्सी सी ड्रेस चाहिए या फिर कोई और एक्सपेंसिव गिफ्ट? उसकी बात सुनकर अंशिका झट से बोली, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली तुम्हें मेरे लिए एक किडनैपिंग करनी है। रॉबिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अंशिका बड़े ही अंदाज से बोली, जश्न शेखावत की बीवी अति की किडनैपिंग? तुम बस उसे किडनैप कर लेना और किडनैपिंग के बाद उसका रेप। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चाहो तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, वो सब तुम्हारी मर्जी होगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रॉबिन गुस्से में बोला, उठो यहां से। अंशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रॉबिन अब सख्त लहजे में बोला, तुम यहां से उठ रही हो या फिर मैं धक्का देकर तुम्हें यहां से उठा दूं? अंशिका तुरंत उसकी गोद से उठ गई। रॉबिन उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो जश्न सिंह शेखावत चीज क्या है? अगर नहीं जानती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ही हिसाब से बता देता हूं। तुम पिछले 1 साल से उसके पीछे पड़ी हो, लेकिन आज तक तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तुम उससे शादी करना चाहती थी। शादी से पहले तुमने कितनी ही बार उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की, लेकिन कुछ कर पाई नहीं ना? 1-2 बार तो तुमने मेरे ही हाथों से जश्न को ड्रग्स वाली ड्रिंक देने की कोशिश की थी, पर उसने तुम्हारा पोपट बना दिया। तुम सोचो, जिस इंसान को तुम पिछले 1 साल से बेवकूफ नहीं बना पाई, क्या वो अपनी बीवी को किडनैप होने देगा? सुना है उसकी बीवी को कोई कोठे वाले उठाकर ले गए थे, लेकिन पूरा कोठा उसने उखाड़ कर रख दिया। एक एक को तसल्ली से तोड़ा होगा उसने, और तुम चाहती हो कि मैं बेवजह उससे दुश्मनी लूं? तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूं क्या? उसकी बात सुनकर अंशिका के होश उड़ गए। उसे ये कोठे वाली बात तो पता ही नहीं थी। रॉबिन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन पैसे के साथ साथ मेरे पास दिमाग भी बहुत है, और मेरा दिमाग कहता है कि मुझे जश्न सिंह शेखावत से कोई पंगा नहीं लेना। मेरी लाइफ सेट है। मैं क्यों तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूं? अगर एंजॉयमेंट चाहती हो तो बताओ, पूरी रात के ज्यादा नहीं, लेकिन 1-0-2-0-0-0 तो दे सकता हूं मैं तुम्हें। सॉरी बट फिलहाल के लिए तुम्हारी कीमत इतनी है। ये बोलते हुए वो अंशिका को ऊपर से नीचे देख रहा था।
उसकी बात सुनकर अंशिका ने गुस्से से मुठिया कस ली थी। वो गुस्से से बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, जाओ, जाकर पहले जश्न से दुश्मनी निभा लो। उससे फुर्सत मिल जाए तो मेरे पास आ जाना, पर दुश्मनी के लिए नहीं बेबी, एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा मैं तुम्हें, डोंट वरी। ये बोलकर उसने अपने लिए ड्रिंक बनाई और उसे आराम से पीने लगा। अंशिका अपनी जगह पर खड़ी गुस्से से उसे देख रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभी फिलहाल मेरा वक्त नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरा वक्त आएगा ना, उस दिन मैं तुम्हें भी अच्छे से देखूंगी। जश्न का हिसाब तो मैं करूंगी, पर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। एंड आई प्रॉमिस फॉर दैट। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ निकल गई। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ घूमी, विशाल तुरंत वहां से साइड हट गया था। अंशिका गुस्से से कांपते हुए बाहर की तरफ आई और सीधा क्लब से बाहर जाने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक पल के लिए वो डर गई। सामने विशाल खड़ा था। वो विशाल को जानती नहीं थी, लेकिन विशाल तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। और अब जो उसने रूम में बातें सुनी, उसके बाद तो वो अंशिका को और भी ज्यादा अच्छी तरह से जान गया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जश्न सिंह शेखावत से बदला लेना चाहती हो न? उसे हराना चाहती हो? तुम्हारे पास एक ऑफर लेकर आया हूं। अंशिका ने हैरानी भरी नजरों से देखा। हालांकि वो इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन इस वक्त उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो जश्न को हराने में उसकी मदद कर पाए। तो उसने झट से पूछा, कैसा ऑफर? विशाल भी जल्दी से बोला, यहां नहीं बता सकता। अगर तुम्हें वो ऑफर जानना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अंशिका तुरंत बोली, लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? विशाल मुस्कुराया और बोला, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। और कोई भी इस शहर में जश्न सिंह शेखावत से पंगा लेने की औकात रखता है। बड़े से बड़ा रईस ज्यादा भी तुम्हें मना कर देगा। सब यहाँ उससे डरते हैं, पर मैं उसे नहीं डरता हूँ और नहीं मैं उससे हारने वाला हूँ। अंशिका वैसे तो उसे पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस देखकर उसे उस पर यकीन हो रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर विशाल भी मुस्कुराया और तुरंत उसे लेकर उस जगह के लिए निकल गया जहां उसने विक्रम को रखा हुआ था। जैसे ही अंशिका ने विक्रम को देखा, उसके होश उड़ गए। अब तक उन्हें लगा था कि शायद जश्न ने विक्रम को खत्म कर दिया होगा। हालांकि जश्न ने उनके सामने जिक्र नहीं किया था कि उसने विक्रम को खत्म कर दिया है, लेकिन वे लोग खुद से ही इस बात का अंदाजा लगा रहे थे। अब विक्रम को जिंदा देखकर अंशिका को विशाल का आधे से ज्यादा प्लान तो समझ आ चुका था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। विशाल उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी तुम्हारे मन में कोई सवाल है क्या? अंशिका ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम मुझे बस इंतजार है, इंतजार एक धमाके का। विक्रम भी उसकी तरफ देख रहा था और अंशिका को अपनी साइड देखकर अब उसके इरादे और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।